न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर संजीव जैन जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। संजीव जी, दो बड़ा सवाल है स्वास्थ्य को लेके। देखा ये जाता है कि हर लोग लंबी आयु जीना चाहता है, लेकिन जो शारीरिक बनावट है, जितनी मांसपेशियां हैं, हर ऑर्गन्स का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो उसी में सर, जब कोरोना काल आया तो देखा ये गया कि भाई नाक, और यानी कि जिसको बोलते हैं कि कहीं से भी आदमी किसी को टच कर लेता था तो उसको कोरोना का ही इन्फेक्शन जो हो जाता था। आप नाक, कान और गले की विशेषज्ञ हैं सर, आपका स्वागत है संजीव जैन जी। तो मैं चाहूँगा जो सबसे पहले, काफ़ी आपका लंबा अनुभव है इस पेशे का, लोगों को देखने का, उनको ठीक करने का, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन जो है हमारे जो नए दर्शक उनको दीजिए सर। मैं डॉक्टर संजीव कुमार जैन, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ व सर्जन। मैं यहाँ लगभग 23 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं मणिपाल हॉस्पिटल का कंसल्टेंट हूँ और गायत्री हॉस्पिटल गाजियाबाद का कंसल्टेंट हूँ। सर, सवाल ये है कि आज की डेट में गाजियाबाद, जहाँ काफ़ी पॉल्यूटेड जगह है, जहाँ लोग रहते हैं, लोगों को एक आम बोलचाल की भाषा में किन किन चीज़ों से बचाव करना चाहिए नाक, कान और गले की बीमारी से बचने के लिए? आजकल तो जैसे कि आपको पता ही है कि दिल्ली एनसीआर में जो हमारा एयर इंडेक्स लेवल है वो काफ़ी हाई रहता है। तो ये दिल्ली एनसीआर वाला एरिया तो काफ़ी पॉल्यूटेड है। तो मुझे लगता है कि सभी को मास्क लगाना चाहिए, खासकर जब एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ जाता है तो, और सीवियर श्रेणी में चलता रहता है। यहाँ तो सर्दियों में तो ऐसा ही रहता है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो सीवियरली अफेक्टेड रहता है। आजकल तो मोर देन 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स चल रहा है, और जो बहुत ही सीवियर श्रेणी में आता है। तो मास्क बहुत ज़रूरी है, और अपना खान पान अच्छा रखना चाहिए। हरी सब्जियाँ, सैलेड, इन सब का सेवन करना चाहिए। तली हुई चीज़ों का सेवन कम से कम करना चाहिए, और पूरी नींद लेनी चाहिए। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद पूरी लेनी चाहिए, और रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनी रहती है। राइट। संजीव जी, जैसे कि आप नाक, कान और गले के विशेषज्ञ हैं, देखा जाता है कि जैसे आपने बोला मास्क या जो हमारे पोल्यूशन का जो इंडेक्स है, लेकिन बहुत बीमारियां हैं वर्तमान में, ऐसी ऐसी बीमारी आ रही है जिससे कि लोग पीड़ित होते हैं। तो उसमें जो हमारा मेडिकल साइंस है आज की डेट में, कितना उच्च कोट का हो पाया है और कितना विश्वसनीय हो पाया है? फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन सी बीमारियां जो जैसे नाक में आप देखते होंगे लोगों को एक साइनस हो जाता है और एलर्जी हो जाती है। इसके साथ गले में क्या कैंसर बहुत सुनने को मिल रहा है, कान की बहुत सारी दिक्कतें हैं। लोग जो साउंड पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा है, अगर मैं बात करूं कम से कम 100 बीमारियों को मैं गिना दूंगा। तो मैं चाहूँगा, चूंकि बेसिकली आपको अपनी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने का तरीका, उसको ठीक रखना होगा। अब हमारे समाज में अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, कुछ लोग तो अफीम, गांजा वगैरह लेते हैं, ये लोगों की दिनचर्या में शामिल हो गया है। खाने का सेवन भी जो है वो ठीक नहीं रहता है। अब जो टोबैको के सेवन से और अल्कोहल के सेवन से कैंसर होने के चांसेस होते हैं। मुंह का कैंसर, गले का कैंसर बहुत कॉमन है। फेफड़ों का कैंसर बहुत कॉमन है स्मोकिंग से। तो आपको अपने खान पान और जीवन जीने की शैली में को डिसिप्लिन बनाने की ज़रूरत है। सर, जैसे कि कैंसर पहले सुनने को मिलता था, 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 1 या 2 कैंसर के मरीज होते थे। अब अगर आप चले जाएं किसी भी, मतलब जैसे जगन्नाथ चैरिटेबल कैंसर अस्पताल है, या दिल्ली के बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, सब जगह इसकी संख्या बढ़ रही है। और ख़ास तौर से मैं चाहूँगा एज ए डॉक्टर के रूप में आप ये अपील करें कि भाई इससे बचो, और इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं शुरुआती दौर में। गले के कैंसर की बात करूँ, गले के कैंसर में जैसे शुरुआती दौर में जो सबसे पहले लक्षण आता है, आपकी आवाज़ में बदलाव। ओके। अगर यंग एज में अगर बदलाव आता है और वो
अल्कोहल ले रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, टोबैको खा रहा है, तो वो जांच का विषय हो जाता है कि क्या कारण है कि वो आपकी आवाज में बदलाव आया है। जैसे टीचर्स हैं, टीचर्स की आवाज में बदलाव आता है तो हो सकता है उसके आवाज के धागों में मस्सा डेवलप हो गया हो या वोकल नोड्यूल डेवलप हो गया हो, वो अलग है। लेकिन जो लोग अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं या धूम्रपान कर रहे हैं या टोबैको खा रहे हैं, तो आपकी आवाज में अगर बदलाव आता है तो वो जांच जरूर नाक कान गले के पास डॉक्टर के पास जाके करवानी चाहिए, ये जानने के लिए कि कोई कैंसर तो डेवलप नहीं हो रहा है। ठीक, टोबैको का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि टोबैको चबाने से मुंह के अंदर सफेदी आ जाती है, जो मुंह के अंदर की मांसपेशियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और उसमें अगर कोई घाव होता है तो वो कैंसर के बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मुंह में कम खुलना, मुंह में सफेदी आना, मिर्च मसाले बहुत लगना मुंह के अंदर, ठीक, तो ये सब लक्षण ये भी एक लक्षण है मुंह के कैंसर के लिए। संजीव जी, एक सवाल और था, जैसे कि अमूमन एक आम नागरिक जो है हमारे भारत देश में एक चलन नहीं है कि स्वस्थ रहते वो डॉक्टर के पास जाए, जब वो बीमार पड़ता है तभी वो डॉक्टर के पास जाता है। तो सवाल मेरा ये है कि जैसे एज फिजिशियन आप भी हैं, लेकिन जैसे बुखार होता है तो उसको एक हाथ पैर गर्म लगता है तो वो डॉक्टर के पास भाग के जाता है। ये जागरूकता का मेरा मिशन है। तो नाक कान और गले के लिए, जैसे आपने गले के लिए बहुत अच्छी बातें बताई, उसी तरह नाक और कान में क्या इन्फेक्शन, कोई सिम्टम है इसका, और कौन कौन सी बड़ी बीमारी वर्तमान में चल रही है इसको लेके? नाक में तो अगर आप देखें तो एलर्जिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन हैं आजकल के समय में, क्योंकि हमारे जो वातावरण में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। आजकल के समाज में जो लोग हैं उनकी इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से बहुत जल्दी वो कोई भी एलर्जी कैच कर लेते हैं। ठीक है, एलर्जी तो किसी को किसी भी वजह से हो सकती है, किसी को धूल, क्योंकि नाक तो हमेशा खुला रहता है, किसी को धूल मिट्टी से एलर्जी हो जाती है, किसी को कपड़ों से एलर्जी हो जाती है, किसी को मौसम के बदलाव से एलर्जी हो जाती है, किसी को कीड़ों मकोड़ों से एलर्जी हो जाती है, किसी खाने पीने से एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जीज को बेसिकली हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसको जड़ से नहीं मिटा सकते। तो एलर्जीज आपकी कंट्रोल में बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने से होती है। इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है? जो अवॉइडेंस एलर्जेंस का करना है, आपको जिस चीज से आपको एलर्जी है उसको छोड़ना है, उसको नहीं, उसका सेवन नहीं करना है या उस वातावरण में नहीं जाना है। दूसरी चीज, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और संतुलित आहार लेना है। सर, कान के बारे में कुछ बताएंगे? ये अच्छा, वही मैं रह गया, वो जो नाक की बड़ी बड़ी बीमारी क्या होती है जो ये वर्तमान में ज्यादा लोगों को प्रभावित कर रही है? नाक का कैंसर भी हो सकता है। नाक के पीछे कैंसर डेवलप हो जाता है जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, कैंसर साइनसिस का हो सकता है, नेजोफेरिंक्स नाक के पीछे वाले हिस्से कैंसर हो सकता है, नाक के अंदर रसौली हो सकती है। एलर्जीज की वजह से नाक में मस्से डेवलप हो जाते हैं जो सारे साइनसिस को इफेक्ट करके नाक के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सब नाक की बीमारियां हैं। सर, कान से संबंधित जैसे कि कान में जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कान में सुनाई में कमी आना, कान बंद महसूस करना, कान में झींगर की तरह आवाज आना, टिनिटस जिसे बोलते हैं, रिंगिंग इन द ईयर, चक्कर आना, ठीक, ये सब कान की बीमारियों के लक्षण होते हैं। कान से पानी आता रहना, पस आते रहना, जो बहुत कॉमन है। तो जब तेज सर्दी जुकाम होता है तो उसमें नाक और कान के बीच की नली बंद हो जाती है, जिससे कान के पर्दे के नीचे पानी भर जाता है, वो पर्दे में छेद करके कान से बाहर आता है। इसलिए सर्दी जुकाम का जब आपको हो तो उसका उपचार जरूर करें, उसको ऐसे ही मत छोड़ दें जिससे आपके उसका इफेक्ट कान में ना आए। सर, एक सवाल और भी था कि अमूमन देखा यही जाता है कि भाई जब कोई बड़ी चीज बीमारी आती है तो आदमी जागरूक होने का प्रयास करता है। इंश्योरेंस सेक्टर को लेके कोरोना काल के बाद बहुत लोग जागरूक हुए, तो क्या हमारे जो नाक कान और गले की बड़ी बीमारियों के लिए इंश्योरेंस सेक्टर प्रभावी है? इंश्योरेंस सेक्टर डेफिनेटली प्रभावी है। लोगों सारी बीमारी को कवर करता है इंश्योरेंस सेक्टर, नाक कान गले की सारी बीमारियों को कवर करता है। और सभी को मेरी राय ये है कि सभी को अपना हेल्थ की मेडिक्लेम पॉलिसी जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल मेडिकल फैसिलिटीज काफी महंगी हो गई है। हाँ सर, जो आयुष्मान कार्ड है क्या उसमें ये कवर अप है? सब चीजें कवर अप है, कवर अप है, सब चीजें कवर अप है। आयुष्मान कार्ड में और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है?
नहीं, आयुष्मान कार्ड तो ठीक चल रहा है, डिफरेंट हॉस्पिटल्स एफिलेटेड हैं आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान प्रोग्राम से। नहीं, जो तो कॉर्पोरेट अस्पताल, बड़े अस्पताल हैं, वो अभी भी उसको बचते हैं सर। मुझे लगता है कि शायद इसलिए बचते हैं कि रेट्स कम होने की वजह से, रेट्स कम होने के लिए। तो वही मैं चाह रहा हूँ, डॉक्टर की रेट, कंसल्टेशन और सर्जिकल फीस उसमें रेट वगैरह और बढ़ना चाहिए, और हॉस्पिटल चार्जेस कम होने की वजह से, इसलिए ये शायद कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स और बड़े हॉस्पिटल से बचते हैं। बढ़ना चाहिए ना उसका रेट। डेफिनेटली बढ़ना चाहिए अगर उनको इन्वॉल्व करना है तो। डॉक्टर संजीव, आप सर्जन हैं, सवाल मेरा शुरुआत इसी से हुआ था। तो देखा जाता है कि बहुत सारी, जो मैंने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, पहले बहुत ज़्यादा सर्जन की फील्ड में जो स्टूडेंट्स होते थे वो MBBS करने के बाद जाते थे, अब बचते हैं। क्या ये उपभोक्ता फोरम का कहीं कुछ बंदिश, या उपभोक्ता फोरम की वजह से, जो मेरा मानना है डॉक्टर को और लिबर्टी मिलनी चाहिए? एक्चुअली डॉक्टर अब बहुत सिलेक्टिव हो गए हैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि सर्जरीज करने में उसको अगर लगता है कि ये पेशेंट जो है हो सकता है कि आगे प्रॉब्लम करे, तो फिर वो उसको अवॉइड करते हैं। जो मैंने देखा, जो महसूस किया है। कैसा आपका अनुभव रहा? तो जिसमें लगता है कि हाँ भाई ये सब ठीक है, इसको, इस पेशेंट को ट्रस्ट है अपने डॉक्टर के ऊपर पूरी तरह, और तो उसको चूज करता है। बेसिकली डॉक्टर अब पेशेंट को चूज करता है, जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट को चूज करता है। वो ऐसे नहीं कि हर कोई पेशेंट आया और उसकी सर्जरी कर दी, क्योंकि उपभोक्ता फोरम आने की वजह से जवाबदेही काफी बढ़ गई है। नहीं, जवाबदेही बढ़ गई है, लेकिन जब जमाना था ना कि जो मरीज होता था डॉक्टर को भगवान मानता था, ठीक है, उसको ये समझना चाहिए, लेकिन अब ये समय, इंसान है। हाँ, समय बदल गया है। हाँ, क्योंकि पेशेंट्स काफी एग्रेसिव हो जाते हैं। जी जी जी। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस अगर डेवलप हो जाता है तो पेशेंट्स बिकम टू एग्रेसिव। राइट सर। सर, मेरा चाहूंगा, मैं सबसे अपील करें एज ए डॉक्टर कि लोग बीमार न रहते हुए चेकअप करने के लिए आए, जिससे कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। बेसिकली हर आदमी को अपना एनुअल चेकअप करवाना चाहिए, है? अपना खून की जांचें करवानी चाहिए, अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए पेट का, है? और एक्सरे चेस्ट करवाना चाहिए। जैसी जांचें होती हैं, जैसे CBC विद ESR, LFT, KFT, ब्लड शुगर, है, लिपिड प्रोफाइल, है, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक, है, ECG, एक्सरे चेस्ट, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, ये बेसिकली हर कराना चाहिए आफ्टर 40 ईयर्स, 35-40 ईयर्स के बाद हर साल करवाना चाहिए उसको, जिससे कि वो भविष्य में, इससे उसको पता, डॉक्टर को नॉलेज भी रहे, इससे उसको पता रहे कि उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है। और रेगुलर जो है उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, है? तो उसको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और संतुलित आहार लेना चाहिए। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। जो भारत देश मेडिकल के लिए एक टूरिज्म बन गया है, बहुत सारे बाहर के लोग भी यहाँ आते हैं, क्या वजह है इसका? मेडिकल टूरिज्म इसलिए बढ़ रहा है कि बाहर के देशों में जो मेडिकल सर्विसेज हैं, इट्स वेरी वेरी कॉस्टली, और आपको एक कंसल्टेंट तक पहुंचने के लिए कई दिनों का इंतजार करना पड़ता है बाहर दूसरे देशों में, है? अमेरिका ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, है? हिंदुस्तान में एक डॉक्टर तक पहुंचने आप तुरंत पहुंच जाते हैं, और यहाँ की चिकित्सा सेवाएं और देशों के मुकाबले बहुत बेहतर भी हैं और सस्ती भी बहुत हैं। अच्छा, जो विश्व स्तरीय सुविधाएं गाजियाबाद में नाक और गले की सर्जरी से संबंधित सारी चीजें हैं? सारी चीजें अवेलेबल हैं यहाँ सभी अस्पतालों में नहीं होंगी। यहाँ सारी चीजें अवेलेबल हैं गाजियाबाद में, और यहाँ पे बेसिक सर्जरी से लेके हाई एंड सर्जरी तक सारी सर्जरी होती है। ये डॉक्टर बनना कोई बहुत आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको एक पैशन चाहिए, है? मन में होना चाहिए कि मैं तो डॉक्टर करूंगा, समाज की सेवा करूंगा, है? या आपको अपना इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए कि मैं डॉक्टर बन के जो है मैं डॉक्टर ही बनना चाहता हूँ खाली, है? तो उसके लिए आपको कड़ी तपस्या करने की जरूरत होती है। आपको 12th करने के बाद बचपन में आपने सोचा होगा, कॉम्प्लीट करना पड़ता है, उसके बाद MBBS करनी पड़ती है, फिर कॉम्प्लीट करना पड़ता है, फिर MS या MD करनी पड़ती है, उसके बाद फिर कंपटीशन होता है, फिर उसके बाद MCH या DM करनी पड़ती है। एक डॉक्टर बनने के लिए आपको कम से कम 12 से 15 साल पढ़ाई करनी होती है। उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिस में आने के लिए उसके लिए भी 3-4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सीनियर रेजिडेंसी करनी होती है किसी बड़े अस्पताल में जाके, फिर वो डॉक्टर बन के तैयार होता है। तो कब डिसाइड किया आपने कि मुझे पढ़ाई के दौरान आपने सोचा ये ड्रीम मुझे पूरा करना है? 11th में कि मुझे डॉक्टर बनना है,
मेरे पेरेंट्स की भी यही इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। संजीव जी, मूलतः यहाँ सॉरी, आपने MBBS कहाँ से किया सर? मैं KGMC लखनऊ से हाँ, किया। लखनऊ से किया। और आपका गाजियाबाद में पदार्पण कब हुआ? 1982। तब से आप कार्यरत हैं? तब से मैं गाजियाबाद में रहते हैं। कार्यकर्ता तो मैं 2000 से हूँ, जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था। जी संजीव जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? गजब का व्यक्तित्व है, हाँ चुंबक है, हर आदमी खिंचा चला आता है, ईमानदार आदमी है और इस देश के लिए बढ़िया से बढ़िया कर रहे हैं। इस देश का नाम बहुत ऊंचा कर दिया और उसको प्रगति की राह पे ले गए। एक हर प्रोसेस को एक स्ट्रीमलाइन कर दिया है उन्होंने और युवाओं के अंदर एक जोश भर दिया है, देशभक्ति की भावना डेवलप हो गई है सभी युवाओं के अंदर। तो जो भी आगे हेल्थ सेक्टर को भी बहुत आगे लाया हो और हर फील्ड में देश को ऊंचाइयों पे पहुंचाया है और पहुंचा रहे हैं। क्या गाजियाबाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए? डेफिनेटली गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड हैव वन मेडिकल कॉलेज। सो क्योंकि प्राइवेट तो बहुत है, गवर्नमेंट में लगभग 35 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और प्लान है कि नियर फ्यूचर में हर डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल जाए। गाजियाबाद में खुलना चाहिए? बिल्कुल खुलना चाहिए। जी जी सर, हमारे जो योगी जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है गाजियाबाद का? बहुत बढ़िया। लॉ एंड ऑर्डर में पहले के मुकाबले बहुत अच्छी प्रगति हुई है। आप अगर कंपेयर करें पिछले सालों के मुकाबले, पिछले जो सरकारें के मुकाबले और इन सरकारों में जमीन आसमान का अंतर है। डॉक्टर संजीव जैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग किसी विषय पे बात करेंगे। थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू।